दोस्तों जुआ एक ऐसा गेम है जो कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है या फिर बिल्कुल गरीब। हो सकता है आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो उन सभी को बिकवा दे, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं था और आपको रातों रात करोड़पति बना दे। लेकिन ऐसे में काफी ज्यादा चांस इसी बात के रहते हैं कि जुआ आपको करोड़पति ही बना देगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी तरह के एक केस के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं कि पहले तो वो बंदा कंगाल हो गया और उसके बाद धीरे धीरे कर उसके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी उसने सभी का दिल दहला दिया। दोस्तों ये घटना है चाइना के हांगकांग की, जब टाइम 1850 का था और उसी टाइम से वहां पर जुआ खेलना लीगल कर दिया था। तो जुआ खेलने के लिए बाहर से टूरिस्ट वगैरह जब भी आया करते थे तो वहां पर वो लोग जुआ खेलते, सारी की सारी इंजॉयमेंट लेते और उसके बाद वापस चले जाते। और इसी तरह से ये जुआ खेलना वहां पर चलता रहा। मकाओ भी उसके बिल्कुल नजदीक ही था और जब भी कोई टूरिस्ट वहां पर आता हांगकांग घूमने के लिए तो वो मकाओ में भी आता, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए काफी सारी चीजें हैं और अक्सर लोग यहाँ पर भी जुआ खेला करते थे। और यहीं चाइना में ही जन्म हुआ हुआंगचो का। इसके बचपन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि 1970 में ये हांगकांग आया और यहाँ पर आने के बाद उसने पैसे के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया। काम चलाने के लायक पैसे उसके पास तब भी नहीं बन पाए तो आखिरकार उसने क्राइम करना शुरू कर दिया। उसके पास इतने पैसे अब आ जाते थे कि वो अपना पालन पोषण आराम से कर पाए। जब वो क्राइम किया करता था तो इसी के चलते उसने अपने काफी सारे नाम बदले ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए और अपने आप को पुलिस से बचा पाए। वो 2 नंबर के तो काफी सारे काम किया ही करता था। तो 1973 में एक टाइम ऐसा भी आया जब एक बंदे ने उसके काफी सारे पैसे ले लिए थे और वो उसके लौटाने के नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो उस बंदे के पास जाता है और उसने ये बात कही कि यार जो तूने मेरे पैसे लिए थे वो सारे मुझे लौटा दे और अब मुझे पैसे की जरूरत है। तो वो बंदा फिर भी उसके पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। तो आखिरकार हुआंगचो ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल तो हो चुका था और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आज तक उसने 2 नंबर के काफी सारे धंधे कर चुका था वो, लेकिन इस तरह का कारनामा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किया था। तो वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भाग जाता है दक्षिणी चीन में। दक्षिणी चीन में आते ही हुआंगची काफी ज्यादा घबरा चुका था। तो सबसे पहले उस बंदे ने अपनी उंगलियों के जो आगे का हिस्सा होता है उसे जलाना शुरू किया और धीरे धीरे कर सारी की सारी उसने अपनी उंगलियां जला ली, क्योंकि अभी भी उसे डर था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और हो ना हो फिंगरप्रिंट के चलते वो उस कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी उंगलियों को जला दिया और अपने सारे के सारे फिंगरप्रिंट खत्म कर दिए। वहां पर जाकर वो अपना कोई और काम धंधा देखने लगता है और इसी तरह कुछ एक दिन जब वहां पर उसके बीच जाते हैं तो इसी बीच जहां पर वो रहा करता था रूम लेकर मकान के मालिक की लड़की के साथ उसको प्यार हो गया। तो वो उसे प्रपोज कर देता है और वो लड़की भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उनके घर वाले, लड़की के घर वाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि काफी अच्छा पैसा कमाता हो और आगे चलकर इस बच्ची को अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस लड़की को तो हुआंगचो से प्यार हो चुका था और वो उसी के साथ शादी करने के लिए अपने घर वालों को कहने लगती है। अभी तक उसके घर वाले नहीं माने थे तो हुआंगचो उस लड़की को लेकर वापस मकाओ भाग आता है। मकाओ आते ही वो फिर से जल्दी पैसा बनाने के लिए 2 नंबरी की चीजों में पड़ जाता है और इसी तरह अपना पैसा डबल करने के लिए वो अक्सर जुआ खेलने के लिए भी जाया करता था। और यहीं पर जुआ खेलने के दौरान उसकी मुलाकात होती है 50 साल के चुंगलिन से, जो कि अपनी पत्नी के साथ अक्सर वहां पर जुआ खेलने के लिए आया करता था। चुनलिन एक 50 साल का व्यक्ति था जो कि अपनी पत्नी चुनहुई के साथ एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। ये रेस्टोरेंट इनका खुद का था और एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब चुनलिन एक स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और इसके परिवार में काफी सारे सदस्य थे। तो उसकी पत्नी ने चुनलिन से ये बात कही कि हम सारे के सारे परिवार के लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम कर लीजिए जिससे अपने घर की थोड़ी इनकम बढ़ पाए। तो चुनलिन इस बात के लिए तैयार हो गया और उसके घर पर मौजूद सारे के सारे सदस्य उसकी मदद करने लगते हैं और उसके पास स्ट्रीट फूड बेचने की इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि उसकी इनकम डबल हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनके पास काफी सारे पैसे हो गए और उस बंदे ने एक रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया। धीरे धीरे कर वो लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब उन लोगों ने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया और ये उनके घर का हो गया। घर का रेस्टोरेंट हो चुका था। सारी की सारी फैमिली अब और ज्यादा मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे कर उन लोगों के पास इतने पैसे हो गए कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब पैसे इतने होने लगे थे कि वो लोग थोड़ा खुलकर
खर्चा कर सकते थे, तो इसी बीच चुनली ने एक नया शौक पाल लिया और वो था जुआ खेलने का। वो अक्सर अपनी वाइफ के साथ जुआ खेलने के लिए जाया करता था। छोटी छोटी वो बेट लगाया करते थे और कभी वो हार जाते तो कभी जीत जाते और इसी तरह उनका टाइम पास हो जाया करता था। और इसी तरह जुआ खेलते खेलते चुंगलिन की मुलाकात होती है। ये दोनों भी अक्सर एक दूसरे के साथ जुआ खेला करते थे और ये बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह होता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इन दोनों ने ही शराब पी रखी थी और धीरे धीरे कर वो लोग बड़ी बड़ी बेट लगाने लगते हैं। वैसे तो चुंगली को पता था कि उसे कितनी बेट लगानी है और वो अपने हिसाब से खेला करता था, लेकिन उस दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई कि वो हारता गया और कभी कभार वो जीतता गया और वो आगे से आगे बेट लगाता गया। और इसी तरह खेलते खेलते एक टाइम ऐसा आता है जब चुंगली हुआंगचो से 1,80,000 रुपए हार जाता है। वो दोनों थोड़ी देर और खेलते हैं लेकिन उसका कर्ज नहीं उतरता। 1,80,000 रुपए फिर भी वो हार चुका था, जिसके बाद उसने ये बात कही कि अब काफी ज्यादा हम लोग खेल चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए। आपके जो पैसे हैं वो जल्द ही मैं आपको लौटा दूंगा। तो हुआंगचो ने भी पूछा कि आप मेरे पैसे कब तक लौटा देंगे और अगर आप पैसे ना लौटा पाए तो आप क्या करेंगे। और इसी बीच रेस्टोरेंट की भी बात आ जाती है। अगर आप अपने पैसे नहीं लौटा पाए तो आप मुझे रेस्टोरेंट दे दीजिएगा। लेकिन ये बात सुनते ही चुंगली के दिमाग में और ज्यादा खुंदस आ गई कि यार कितनी मेहनत से हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट बनाया था, लेकिन आज देखो ये बंदा जुए में हम लोगों से सारी चीजें जीत कर ये बात बोल रहा है कि वो रेस्टोरेंट भी मेरे नाम कर दो। और इसी खुंदस खुंदस में वो हुआंगचो से ये बात कहता है कि तुम्हारे 1,80,000 रुपए है ना, तो चलो हम लोग आगे भी खेलते हैं और मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। यही बात बोलकर वो दोबारा से उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसके चलते उसका कर्ज 6 लाख हो गया। अब उसे 1,80,000 नहीं जबकि 6 लाख रुपए उसे लौटाने थे। तो अब हुआंगचो ने चुनलिन से ये बात पूछी कि भाई उस टाइम तो 1,80,000 चुकाने थे तुझे, अब तो 6 लाख हो चुके हैं और अब ये बात बता दे कि तू किस तरह से ये पैसे मुझे लौटाएगा। तो चुंगली ने ये बात कही कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और हुआंग ने भी ये बात कही कि चलो ठीक है तुम मेरे पैसे दे देना और अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाते हो तो तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत देता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर मेरा सारा पैसा लौटा देना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं लौटा पाए 1 साल के अंदर ही मेरा सारा पैसा तो तुम्हारा रेस्टोरेंट मैं ले लूंगा। और यही बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। हुआंग ने चुंग से ये बात भी कही थी कि बीच बीच में तुम मुझे कुछ एक पैसे देते रहना और इसी तरह तुम आराम से आगे चलकर पैसे लौटा देना, इस चीज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन काफी सारा टाइम बीत चुका था, लगभग 6 महीने बीते, 10 महीने बीते और उसके बाद 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक चुंग ने हुआन को एक भी पैसा नहीं दिया था। तो हुआन जा पहुंचता है चुंग के घर पर और वहां पर जाकर सारी की सारी बातें पूछता है कि भाई तूने बीच में ही पैसे देने के लिए कहा था लेकिन तूने 1 भी रुपया मुझे नहीं दिया और सारे के सारे अब पैसे मुझे दे दे क्योंकि आज 1 साल हो चुका है। चुंग उस टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था क्योंकि सुबह का टाइम होने लगा था और सुबह सुबह अब ग्राहक आने शुरू होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही हुआंग वहां पर पैसे लेने के लिए जा पहुंचता है और चुंग अपने रेस्टोरेंट की अभी तैयारी ही कर रहा था तो उसने हुआंग से सीधी की सीधी ये बात कह दी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और जल्द से जल्द मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और इसी तरह हुआंग काफी देर तक परेशान रहता है कि तूने ना तो पिछले 1 साल में पैसे दिए और ना ही तू आज दे रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। तुझे ये रेस्टोरेंट मेरे नाम कर देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने 1 साल में पैसे इकट्ठे नहीं किए तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। चुंगू से फिर भी सीरियसली नहीं लेता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद हुआंग ने ये बात चुंग से कही कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो तुम ऐसा करो, तुम 30,000 रुपए मुझे दे दो, बाकी पैसे मैं फिर कभी ले लूंगा। हर महीने तुम मुझे दे दिया करियो। अगर मैं इकट्ठे तुझसे 6 लाख रुपए लूंगा तो वो तेरे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन करेंगे और तुम मुझे नहीं दे पाओगे, तो तुम हर महीने मुझे कुछ एक पैसे दे दिया करो। जिसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा सारा का सारा खाता क्लियर हो जाएगा। तो चुंग ने फिर भी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसने ये बात कही कि यार मेरे पास तो 30,000 रुपए भी नहीं है। हुआंग अब और ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि यार तूने आज तक मुझे पैसे नहीं दिए, आज भी तू इसी तरह टाइम पास कर रहा है, तो तू ये काम कर, मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दे दे, बाकी मैं अगले महीने लेने आ जाऊंगा। लेकिन चुंग ने फिर से मना कर दिया कि
कि मेरे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं है। तो हुआंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर भी तुझसे पैसे बन पाएंगे, तू ऐसा कर ये रेस्टोरेंट ही मेरे नाम कर दे। लेकिन चुंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसी से तो मेरा घर परिवार चलता है, अगर मैं तुम्हें यही दे दूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। हुआन को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके दिमाग में ये बात भी आ चुकी थी कि ना तो ये मुझे पैसे दे रहा है, ना ही मेरे नाम ये रेस्टोरेंट कर रहा है। तो वो समझ गया कि ये उसे पैसे देना ही नहीं चाहता और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। हाथापाई हो ही रही थी कि इसी बीच हुआंग के हाथ में एक कंच की बोतल आ गई और उसने उस बोतल को एक दीवार पर मारकर तोड़ डाला। अब आगे का कांच काफी ज्यादा पैना था तो उसने वहीं से उसके लड़के को उठाया और वो कांच की बोतल उसके गले पर रख दी कि तुम मुझे पैसे देने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अब तक हाथापाई उन दोनों के बीच होने लगी थी तो उसने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब उसका लड़का उसके हाथों में था, दूसरी तरफ कांच की बोतल भी उसके हाथ में थी, तो वो उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाया। सारे के सारे घर में मौजूद सदस्य रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया और ये बंदा इस तरह का काम कैसे कर सकता है। और इसी बात को लेकर लेकिन तब तक हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने सभी को धमकाकर चुप करवा दिया और उसके बाद वहीं पर मौजूद उनके घर के एक सदस्य को ये बात कही कि वो रस्सी उठाओ और इन सभी के हाथ बांध दो। उस बंदे ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि हुआंग ने उसे कहा था और सारे के सारे लोगों के हाथ बांध दिए। अब चुंग रोने लगता है और उससे ये बात कहता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा, मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना। लेकिन तब तक हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो वहां पर मौजूद लोगों को अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दे रहा था। किसी को मुक्के मार रहा था, किसी को थप्पड़ मार रहा था और नीचे बैठे बाकी लोगों को लाते मार रहा था कि आखिरकार तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो इतना बड़ा गेम क्यों खेलते हो, और किसी को अगर पैसे देने ही नहीं है तो उसके टाइम क्यों खराब करते हो। यही बात बोलकर वो सारे के लोगों को वहां पर धमका रहा था कि तभी चुंग की वाइफ उठती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हुआंग ने उसकी पत्नी को वहीं पर पकड़ लिया और उस लड़के को छोड़कर उस महिला के पेट में वो बोतल मार दी, जिसके चलते उस महिला ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। ये चीज देखते ही चुंगली पूरे तरीके से समझ चुका था कि हुआंग का दिमाग अब सटक चुका है, तो उसने काफी बार उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसका सारा का सारा पैसा लौटा देगा, बस उसकी फैमिली को जाने दे, वो उन्हें कुछ भी ना करे और जिस भी तरह से वो चाहेगा रेस्टोरेंट कहे वो उसके नाम करवा देगा और इसके अलावा वो उसे पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो हुआंग ने ये बात कही कि अभी तक वो नॉर्मली जब पैसे मांग रहा था आराम से तो वो उससे बात भी करने के लिए तैयार नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया। और यही बात बोलकर अब उसका दिमाग तो खराब हो ही चुका था, तो उसने वहां पर मौजूद उनके सारे के सारे परिवार को निपटा दिया। चुंग ली का फैमिली का एक ऐसा मेंबर मौजूद था जो कि इस रेस्टोरेंट से बाहर था और अंदर ये सारी की सारी कार्रवाई जब चल रही थी तो वो बंदा भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और ये सारी की सारी चीजें देखकर जब तक वो कुछ समझ पाता, हुआंग ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और कुल यहाँ पर उसने 10 लोगों की जान ले ली। वो पूरे दिन वहां पर मेहनत करता है क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के अंदर इतनी बड़ी जो कार्रवाई रच रखी थी, तो उसने सबसे पहले रेस्टोरेंट के बाहर जाकर उसे बंद कर दिया और ये बात लिख दी कि आज के लिए ये रेस्टोरेंट बंद है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और उन 10 के 10 लोगों को ठिकाने लगाने के लिए उनकी छोटी छोटी कटिंग करने लगता है। उन लोगों को बाद में वो थैली में भरकर समंदर में फेंक आता है। अब चूंकि पूरी की पूरी फैमिली निपट चुकी थी, उनका जो रेस्टोरेंट था अब बिल्कुल खाली पड़ा था, तो हुआंग ने वो सारे के सारे दस्तावेज दिखाए कि ये बंदा ये बोल रहा था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के कागज वगैरह लेकर वो कोर्ट में जाता है और उस रेस्टोरेंट को अपने नाम करवा लेता है। इसके बीच वो रेस्टोरेंट 3 दिनों के लिए बिल्कुल बंद था, तो किसी बंदे ने इतना ज्यादा खास ध्यान उस पर नहीं दिया, जबकि ध्यान दिया एक ड्राइवर ने जो कि हर रोज ताजी ताजी चीजें उस रेस्टोरेंट में उतारने के लिए आया करता था। उसने वहां पर आकर देखा कि अभी तक ये रेस्टोरेंट नहीं खुला है और इसके बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये रेस्टोरेंट अगले 3 दिनों के लिए बंद है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये फैमिली मुझे कुछ बिना बताए यहाँ से चली गई हो और उसने ये बात भी नहीं कही हो कि कल हमें ये सब सामान नहीं चाहिए, अगर वो बाहर जाते हैं तो मुझे बता कर जाते हैं और हो ना हो वो लोग घर पर ही होंगे। वो उन्हें जाकर घर पर भी संभालता है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था, तो उसे और दुकानों पर भी सामान पहुंचाने के लिए जाना था, तो वो वापस चला जाता है और अगले 2 दिनों तक वो भी वापस नहीं आया। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो वो रेस्टोरेंट फिर से खुलता है, तो सारी की सारी चीजें ऐसे ही होने लगती हैं और उसे अब चलाने वाला कोई और नहीं जबकि मकाओ था। रेस्टोरेंट अब दोबारा से चलने लगा था, तो उसके कस्टमर आने लगे और काफी सारे कस्टमर ऐसे भी आए जो कि रेगुलर कस्टमर थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये बात पूछी कि आखिरकार 3 दिनों तक ये रेस्टोरेंट बंद क्यों था। और अब
रेस्टोरेंट खुल भी गया है तो आप कौन हैं? इसके जो मालिक थे वो कहाँ पर गए? तो हुआंग ने कहा कि इसके जो मालिक थे उन्होंने इस तरह मेरे साथ जुआ खेला था, उसके बाद वो इस रेस्टोरेंट को हार गए। 1 साल की उन लोगों ने ये बात बोली थी कि 1 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा लौटा देंगे, लेकिन नहीं लौटा पाए। तो इसी तरह कुछ एक दिन हम लोगों को कोर्ट में लगे मेरे नाम ये रेस्टोरेंट करवाने के लिए, और आज वो इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जा चुके हैं। आज से इस रेस्टोरेंट को मैं ही चलाऊंगा। इसी तरह कुछ एक दिन और बीतते हैं, जिसके बाद 8 अगस्त का टाइम आया जब कुछ एक बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे थे। उन लोगों को खेलते खेलते कुछ एक चीजें मिलती हैं। वो बच्चे यही बात सोचते हैं कि समंदर से आखिरकार ये क्या निकल आया, और इसी तरह जब वो उस चीज को देख रहे थे तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें वो बॉडी के पार्ट्स मिले थे जो कि मकाओ ने यहाँ समंदर में फेंक दिए थे। वो तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गए, और वहां पर जब कुछ एक लड़के खेल रहे थे तो उन्हें वो मिल जाते हैं। उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताई, और उनके पेरेंट्स ने पुलिस को ये बात बता दी। पुलिस आकर इस बारे में छानबीन करती है कि आखिरकार ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स कहाँ से आ गए, और पुलिस ने यही अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग अपनी बोट लेकर समंदर में गए होंगे, और वहां पर इनकी बोट पलट गई होगी, जिसके बाद वहां पर शार्क वगैरह कोई आ गई होगी, और उन्होंने ही इन लोगों का ये हाल कर दिया। लेकिन जब उन लोगों ने उन बॉडी पार्ट्स को थोड़ा गौर से देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर किसी भी तरह के खरोचने के निशान नहीं हैं, जबकि इनको बड़े ही तेज धारदार हथियार से सीधा सीधा काटा गया है। और ऐसे में पुलिस वालों के दिमाग में भी यही बात आई कि हो ना हो ये मर्डर है। पुलिस उन सारे अवशेषों को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद रिपोर्ट में यही बात आती है कि ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स 4 लोगों के हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है तो कुछ एक बॉडी पार्ट्स और भी वहां पर समंदर किनारे आने लगते हैं, और पुलिस ने उन्हें भी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि इनकी रिपोर्ट से शायद कुछ पता चल पाए। लेकिन उससे पहले ही चुंग ली के बाकी परिवार के लोग जा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और वहां पर जाकर इस बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि जनाब हमारे परिवार का एक बंदा ऐसा था जो कि इस रेस्टोरेंट पर काम किया करता था, उनके घर का था, लेकिन अब पता नहीं कोई और ही बंदा वहां पर आकर कब्जा कर चुका है, और उसकी पूरी की पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। और ये सारी चीजें जानकर पुलिस वाले उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पर भी छानबीन करती है कि आखिरकार ये किसके हैं, और दूसरी तरफ इस बात पर भी छानबीन करती है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी फैमिली अपने रेस्टोरेंट को इस तरह किसी और को संभलवा कर गायब कैसे हो गई। तो वो लोग हुआंग से भी पूछताछ करते हैं इस बारे में। तो हुआंग ने अपने सारे के सारे वो कागज पत्री दिखाई कि जनाब उन लोगों ने ये शर्त रख रखी थी, और उसके हिसाब से तो अब ये रेस्टोरेंट मेरा है और मैंने ये संभाल लिया, और उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो फैमिली कहाँ पर गई। लेकिन जब पुलिस थोड़ी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो इनके अपार्टमेंट थे जिनसे इनके घर पर किराया आता था, वो सारे के सारे पैसे भी अब हुआंग ही ले रहा है। तो उसने तो ये बात कही थी कि उसने उसका सिर्फ रेस्टोरेंट लिया है, तो बाकी सभी चीजों का वो किराया क्यों ले रहा है, और इन सभी चीजों के बारे में तो हुआंग ही अच्छे से बता सकता है। तो पुलिस जा पहुंचती है उसके घर पर, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हुआंग यहाँ से जा चुका है और वो देश छोड़ने की ही तैयारी कर रहा है। तो पुलिस जा पहुंचती है सीधा एयरपोर्ट, और वहां पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि हुआंग को अब पता चल चुका था कि पुलिस उसके पास पूछताछ करने के लिए आ रही है। काफी सारे ऐसे कांड रच रखे हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। हुआंग देश छोड़कर भागता उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की, और हुआंग ने भी सारी बातें डिटेल से बता दी, और उसने कहा कि जनाब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बंदे मुझे पैसे नहीं लौटा रहे थे, मैं पैसे लेने के लिए उनके घर पर गया, वो फिर भी टाइम पास कर रहे थे, मैंने बार बार में अलग अलग तरह के उन्हें ऑप्शन दिए कि तुम इस तरह से मेरा पैसा लौटा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, धीरे धीरे कर एक महीने करके मुझे पैसे लौटा दो, लेकिन वो मेरी बातों में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था। तो आखिरकार मेरे पास कोई चारा नहीं रहा और मैंने ये सारा का सारा कांड कुछ इस तरह से रच दिया। पुलिस सारी बातों को जानकर आखिरकार उसे कोर्ट में भेज देती है, और वहां पर जाने के बाद उसके ऐसे कारनामों को देखकर जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जब वो जेल में जाता है तो वहां पर उसकी और कैदियों के साथ झड़प हो गई और उन कैदियों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा मारा। तो एक टाइम ऐसा आया जब उसने जेल में ही सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन टाइम रहते पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिसके बाद आखिरकार वो बच जाता है। लेकिन अगली बार दोबारा से जब वो जेल पहुंचा तो वहां पर मौजूद कैदियों ने उसे फिर से जमकर मारा, जिसके बाद उसने दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो आखिरकार इस चीज में सक्सेस भी रहा, और अब की बार उसने सच में ही अपनी जान गंवा दी। पुलिस वालों ने पहले तो यही बात सोची कि और प्रिजनर इसे मार रहे थे और इन्हीं कारणों के चलते उसने अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान दे दी है, लेकिन असल में उसने एक सुसाइड नोट छोड़ रखा था जिसमें साफ साफ ये
बात लिखी हुई थी कि उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने इस तरह के गुनाह किए हैं, जबकि वो सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सांस की बीमारी है और इस तरह इस जेल में उसे रहने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना में मौजूद एक ऐसी फैमिली के बारे में जहां पर एक सिंगल फादर अपने 8 बच्चों के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ और अपने एक अपाहिज भाई को बड़े ही स्ट्रगल के साथ पाल रहा था। और उन लोगों की एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद तो सारा का सारा चाइना में ये बात फैलने लगी कि इस तरह बड़े ही स्ट्रगल के साथ एक व्यक्ति अपने परिवार को पाल रहा है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोग वहां पर उसकी मदद के लिए पहुंचते भी हैं, उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं, काफी सारे कपड़े वगैरह वो लोग जाकर उन्हें डोनेट करते हैं और इसी तरह करते करते उन लोगों की हालत सुधरने लगी। लेकिन एक टिकटॉकर आज के उसके हालात को दिखाने के लिए उसके घर पर जाता है और वो घर पर नहीं था, लेकिन वहां पर उसने जो पाया उसे देखकर उसके साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इतना बुरा ये अपना हाल दिखाए हुए था, ये कुछ इस तरह का कांड रच सकता है। दोस्तों ये कहानी है चाइना में रहने वाले टू ची मिन की, जो कि एक काफी ज्यादा पिछड़े हुए गांव में रहा करता था और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। वो पूरा दिन अपने काम धंधे को लेकर स्ट्रगल किया करता था ताकि उसके परिवार को कम से कम पेट भर खाना तो मिल पाए, लेकिन फिर भी उसका पूरा पूरा सिर्फ गुजारा ही हो रहा था क्योंकि उसके घर पर उसके खुद के 8 बच्चे, उसकी एक बूढ़ी माँ जो कि अब 80 साल की हो चुकी थी और किसी भी तरीके से वो उन बच्चों का तो क्या अपना भी ध्यान नहीं रख पाती थी। इसके अलावा टू ची मिन का एक बड़ा भाई भी था जो कि पहले तो वो ठीक था लेकिन बाद में एक बीमारी के चलते वो विकलांग हो गया और अब टू ची मिन के ऊपर उसका भी दायित्व था। तो वो पूरा दिन स्ट्रगल किया करता था और उसके बाद बड़े ही मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उनके पास एक टूटा फूटा घर था और जिस इलाके में वो रहा करते थे वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती थी। उनके घर पर कोई ऐसा हीटर भी नहीं था कि सर्दियों में वो उसके पास बैठकर अपने आप को सेक सकें और सर्दी से थोड़ी निजात पा सकें। और इसके अलावा उनके घर का पूरा आंगन वगैरह बड़े ही बुरे तरीके से टूटा हुआ था, जिसके कारण जब भी वो बच्चे चला करते थे तो अक्सर उनके पैरों में चोट लगना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। गरीबी इस परिवार को इतने बुरे तरीके से पकड़े हुई थी कि जिस बच्चे के पास जोन सा कपड़ा है वो उसे याद ही नहीं कि उसने लास्ट टाइम कब बदला था। वो उन्हें ही पहने रखते, भले ही बाहर नॉर्मल टेम्परेचर हो या कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। लेकिन परिवार की इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन होने के बाद टू ची मिन पूरा का पूरा दिन मेहनत करता और उसके बाद जितने वो पैसे कमा पाता उनके साथ अपने परिवार का गुजारा किया करता था। लेकिन ऐसे में काफी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हमारी तो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाने के बाद भी टू ची मिन काफी ज्यादा खुश रहा करता था और वो यही बात कहा करता था कि हमें अपनी जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए और हो ना हो किसी न किसी दिन हमारे ये दिन भी निकल जाएंगे। काफी सारे ऐसे दिन आए जब उनकी फैमिली रात को भूखी ही सो जाया करती थी, लेकिन अगले दिन वो व्यक्ति फिर से मेहनत करने के लिए निकल पड़ता और जब भी कोई पैसे वगैरह कमा कर लाता तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे वहीं पर लगा देता और इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। जिसके बाद उसे पता चला कि टिकटॉक नाम की कोई ऐसी एप्लीकेशन आई है जिस पर कोई भी वीडियो डाल सकता है। तो उसने ये ऐप डाउनलोड की और उसके बाद जब वो खाली टाइम में रहा करता था तो उसने उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया। उसने बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बनाया कि हम आज ये काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं आज ये कमा कर लाया, जिसके बाद हमारी इस फैमिली का काम चलेगा। और धीरे धीरे कर एक वीडियो उसकी ऐसी भी आई जिसमें उसने पूरे परिवार की अपनी सिचुएशन बता रखी थी कि हमारी हालत कुछ ऐसी है और आज मैं ये पैसे कमा कर लाया हूँ जिसके बाद हम लोग अब खाना खाएंगे। 家人们，下午好，我叫周志民，8个孩子的爸爸。大哥，咱现在火了，有什么感想？主要是感谢那个全国的爱心人士，要不是你们的支持和帮助，靠我就是种那烂木地儿，家让孩子还吃了奶粉，我也不易。大哥，你有这8个孩子有后悔过吗？没有啊，后悔的啥？不后悔。只要有大人不吃的，还能饿着小孩了，叫他。现在那个生活虽然也困难点呗，那不代表以后小孩子们长大了还困难。最大的梦想，我就是慢慢的把小孩都拉拔成人啊，看着他们健健康康的成长。
और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है, वायरल हो जाती है। और वहाँ पर मौजूद जो टिकटॉक के बड़े बड़े क्रिएटर थे, जब उन लोगों ने ये वीडियो देखी तो उन लोगों का भी ये वीडियो देखकर दिल पसीज गया और उन लोगों ने इस वीडियो को फिर से रीअपलोड किया और उसके बाद कहा कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और हो ना हो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। जो भी पब्लिक इस वीडियो को देख रही थी वो इस बात से सहमत थी और सबसे पहले टू ची मिन के आसपास जो लोग रहा करते थे, जिनको इस बारे में पता चला कि ये बंदा उस गांव का है और काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो लोग जा पहुंचे उसके पास मदद करने के लिए, क्योंकि पूरी पब्लिक ये चाहती थी कि जो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और उसके बाद भी बड़े ही मजे से हंसी खुशी वीडियो बनाता है और अपनी लाइफ बिता रहा है, आखिर असल में वो किस तरह का है। हम लोग जाकर उसके पास पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो काफी सारे लोग टू ची मिन के पास पहुंचते हैं और उन लोगों ने उससे मुलाकात की। वो लोग अपने साथ काफी सारी ऐसी चीजें लेकर आए थे जो कि उसकी, उसके माँ की और उसके सारे के सारे बच्चों के साथ साथ उसके बड़े भाई की मदद कर सकती थी, जिसके तौर पर काफी सारे कपड़े थे, खाना वगैरह था और काफी सारे ऐसे लोग भी वहां पर आए जिन्होंने उसे डोनेशन के तौर पर पैसे दिए। 想吃糖果的快来，我给你发糖果吃。谁最大？你是老几？老二给。谁是老三？你老三。给小八。 और वहां पर जाकर जो जो वीडियो क्रिएटर थे उन लोगों ने सारी की सारी जगह की उसकी वीडियो बनाई कि इस बंदे का घर कुछ इस तरह का है और जो कुछ इसने हमें वीडियो में दिखाया था वो तो इसकी असल सच्चाई का 1% भी नहीं, क्योंकि इसकी तो काफी ज्यादा बदतर हालत हो चुकी है। इन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ना ही खाना है और काफी सारे दिन ऐसे इन लोगों के बीतते हैं जिसमें ये भूखे ही रात को सो जाते हैं। वहां पर आए वीडियो क्रिएटर्स ने जब टू ची मिन से बात की तो उसने बताया कि इन सभी बच्चों के चलते और मेरी जो बूढ़ी माँ है, इन सभी को देखकर गवर्नमेंट मुझे हर महीने $430 देती है, जिसके बाद इस चीज में काफी ज्यादा सहारा लगता है कि मैं इन बच्चों का पेट भर पाऊं। मैं बाहर जाकर पूरा दिन काम करता हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है उनसे तो इन सभी बच्चों का पेट भी नहीं भरता और ये काफी ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो इन्हें ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े चाहिए, इसके साथ बच्चे हैं तो इन्हें खिलौने भी चाहिए और इन्हें इस बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और असल में एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है। और मैं भी इस चीज को नहीं देख पाता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी से एडजस्टमेंट करना सीख जाएं, तो मैं दिन में जाकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता हूं ताकि इनके लिए थोड़े बहुत खिलौने खरीद के ला पाऊं और इन लोगों का कम से कम पेट भर पाऊं। वैसे मैं इन्हें पढ़ाना भी चाहता हूं लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं और मेरा सपना था कि मेरे सारे के सारे बच्चे एक दिन ऐसा आए जब ये कॉलेज में जाएं और पढ़ाई वगैरह करने में इन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अब के मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं ये सब काम कर पाऊं। तो वहां पर जितने भी टिकटॉकर आए हुए थे उन लोगों ने इस चीज की वीडियो बनाई और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी कि यार देखो ये व्यक्ति कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आ रहा, तो हो ना हो सोशल मीडिया की पावर दिखाओ और इसकी मदद करो। उन लोगों ने टू ची मिन के लिए एक ऐसा प्रबंध किया कि लोग उसे डोनेशन दें और सीधा खाते में उसके पैसे आ जाएं। और जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर बढ़ रही थी तो टू ची मिन को काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डोनेट किया और काफ़ी सारे उन्हीं में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कि सारा का सारा सामान वगैरह लेकर, कपड़े हुए, खाना वगैरह हुआ, उसे लेकर सीधा उसके घर पर आ पहुंचे और ज़रूरत का जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा उसके घर पर पहुंचा दिया। टू ची मिन इन सभी तोहफों के लिए सोशल मीडिया पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को धन्यवाद करता है और जो लोग उसके घर पर सामान लेकर आ रहे थे उनका भी तहे दिल से स्वागत करके उनका भी धन्यवाद करता है। लेकिन अब वहां पर वीडियो क्रिएटर अगर आ ही रहे थे तो उन लोगों के बीच ये जिज्ञासा हुई कि आपके फैमिली में कौन है, आप इतना काम करते हैं, असल में आपकी वाइफ कहाँ है। तो टू ची मिन ने सिर्फ एक ही बात कही और उसने कहा कि मैं पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि इनकी माँ एक हीरो थी। और टू ची मिन की ये बातें सुनते ही सभी क्रिएटर्स ने यही बात बोली कि बस जहाँ पर भी वो महिला है हो सकता है उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या फिर इसी स्ट्रगल के चलते वो पहले ही गुजर चुकी हो, तो हम लोग उसके बारे में बात करके टू ची मिन का दिल नहीं दुखाएंगे। और वो लोग सिंपल क्वेश्चन टू ची मिन से पूछने लगते हैं कि आपके इतने सारे बच्चे हैं, आपका भाई भी है, आपकी मोम भी है, तो क्या आपको अपने इन सभी बच्चों के नाम याद हैं?
तो टू ची मिन ने कहा कि मैंने नाम ही कुछ इस तरह के रख रखे हैं इनके कि अगर आप लोग अगर एक बार सुन लेते हैं तो आपको भी परमानेंट वो याद हो जाएंगे। सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए कि यार ऐसे क्या नाम रख दिए। तो उसने बताया कि इसका नाम हांगकांग है, इसका नाम एरोस्पेस है, इसका नाम गोल्डन माउंटेन, सिल्वर माउंटेन और किसी का नाम उसने ट्रेजरी रख रखा था तो किसी का नाम इंटरनेशनल। ये बातें सुनकर वहां पर आए सारे के सारे वीडियो क्रिएटर काफी ज्यादा हंसने लगे कि आपने ये सारे नाम किस तरह से सोच कर रख दिए। और उन लोगों के दिमाग में यही बात आई कि ये काफी ज्यादा पिछड़े हुए इलाके से संबंध रखता है, तो हो सकता है इसने ये इतने बड़े बड़े नाम इसलिए अपने बच्चों के रखे हों कि ये आगे चलकर इतना ही बड़ा नाम कमाएंगे। और उन लोगों ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी तरह क्रिएटर वहां पर आते रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद टाइम आया 24 जनवरी 2022 का, जब एक और फेमस टिकटॉकर वहां पर आता है उस फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर टू ची मिन नहीं था, तो वो वहां पर अपनी नॉर्मल वीडियो बनाने लगता है और उसने सोचा कि टू ची मिन जब तक आता है मैं अपनी वीडियो वगैरह पूरी कर लेता हूँ और उसके बाद उस महान व्यक्ति से भी मिल लूंगा जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी एकदम हंसमुख चेहरा लिए हुए था। और इसी तरह जब वो वहां का वीडियो बना रहा था तो कुछ ही देर बाद वो जा पहुंचता है एक ऐसे कमरे के पास जिसके ऊपर संकल लगी हुई थी, ताला वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो उसने वो संकल खोली और उसने यही बात सोची कि यहाँ पर इनका कोई छोटा स्टोर वगैरह होगा। लेकिन जब उसने ये वो संकल खोली और दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई कि ये क्या है, क्योंकि वहां पर एक महिला चैन से बांधी गई थी। वो इस चीज को देखते ही पूरे तरीके से शोक में चला गया कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या चल रहा है। इस व्यक्ति ने कहा था कि इसके इतने ही बच्चे हैं और इसकी असल में जो माँ है वो तो बाहर है, तो ये महिला कौन है। उसने उसकी वो पूरी वीडियो बनाई और वो देखकर दंग रह गया कि जो ये महिला है यहाँ पर ठंड में बड़े ही बुरे तरीके से चैन से बांधकर इसे रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर एक तख्त भी लगाया गया है जिसके ऊपर एक फटी पुरानी दरी जैसा कुछ बिछाया हुआ है। वो बुरे तरीके से अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये असल में महिला कौन है। उसने साइड में देखा, वहीं एक कटोरे में जो कि इतना ज्यादा गंदा हो चुका था कि मानो किसी जानवर को इसमें खाना दिया जाता हो, उसके अंदर भीगे हुए चावल पड़े थे। उसने उस महिला से पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन वो महिला किसी भी बात करने की सिचुएशन में नहीं थी और वो अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। और जो भी बात वो सामने वाले से, उस वीडियो वाले से करती, उसका कोई मतलब ही नहीं होता था। 你好，冷吗？不冷，我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服去，好不好？我给你拿件衣服，我看你咱有爱心人士捐助衣服，我给你拿一件。你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？我跟你说话能听懂吧？不能。是不是？是不是能听懂一点点？我跟你说话，不能是吧？不能把这筷子放下，这个饭还能吃吧？小，它都是小孩的衣服。没发现它能穿，这个还能做穿上，能暖和一些。这个，哎呀，这个天气，大家可以看一看，大家看一看。这个天气是这个大家经历了什么？我们的爱心到哪里去了？哎，往这个往前去。哦，冷穿上吧，好吧，冷，我给你拉上，好吧？冷吧？ वो टिकटॉकर उसकी पूरी वीडियो बनाता है और उसके बाद वहां पर वेट करता है। और जब टू ची मिन वापस आया तो उसने पूछा कि आपके अंदर मैंने यहाँ इस तरह की एक महिला देखी, वो कौन है। और टू ची मिन ने एक लंबी सी सांस भरी और उसके बाद कहा कि ये असल में उनकी माँ है जो कि मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसे गलती से भी खोल मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आती है तो वो हमारे ऊपर हमला कर देगी और मैंने उसे किसी शौक के तौर पर बंद नहीं किया, प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा। मैंने उसे इसलिए वहाँ पर बंद कर रखा है क्योंकि अगर जब भी वो बाहर रहती है तो वो मेरी माँ के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हमला कर देती है। और काफ़ी बार ऐसे टाइम आए हैं जब उसने हमला किया और इन्हें काफी ज्यादा गहरी चोटें आई।
तो मैंने उसे वहीं पर बांध कर रख रखा है और उसका खाना वगैरह मैं वहीं पर दे आता हूँ। तो उस टिकटॉकर ने पूछा कि जो हम लोगों ने डोनेशन वगैरह इकट्ठी की थी उसका क्या हुआ। ये महिला आज भी वहीं पर ठंड में रह रही है और इसको अगर बांधने का तरीका देखा जाए तो ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह बांधी गई है। और इस वीडियो को भी उसने पोस्ट कर दिया और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी सारे लोगों के बीच हड़कंप मच गया कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि ये बंदा कुछ ही दिनों पहले बोल रहा था कि जो इन बच्चों की माँ थी वो असल में एक हीरो थी। लेकिन किसी हीरो को क्या इस तरह जानवरों की तरह बांधा जाता है। टू ची मिन के सामने अब काफी सारे सवाल आने लगे थे और काफी सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हो ना हो ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं, जबकि हो सकता है ये किसी मानव तस्करी में काम करता होगा। इसके पास काफी सारे बच्चे हैं और उसके बाद जब ये पूरा दिन स्ट्रगल करता है उसके बाद भी ये काफी ज्यादा खुश रहता है, तो हो ना हो ये सारे के सारे बच्चे भी एक ना एक दिन मानव तस्करी के साथ भेज दिए जाएंगे और उसके बाद ये किसी और के बच्चे यहाँ पर उठा लाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग मेरी बात को समझिए, ये इन्हीं की माँ है और मैंने इसे अंदर इसीलिए रखा है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाई थी उसने कहा कि बाकी सब चीजों को छोड़ो, हम लोग पुलिस यहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन इस बात के लिए जब टू ची मिन ने इनकार किया तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम पुलिस को यहाँ पर नहीं बुलाते, हो सकता है तुम्हारी बेइज्जती हो जाए अपने गांव में, तो तुम ऐसा करो कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमें दिखा दो। तो टू ची मिन ने इससे भी इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि हम लोगों ने इस बात को जाकर कोर्ट में कभी रजिस्टर करवाया ही नहीं, क्योंकि जब ये इस महिला से मिला था तो उसकी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन थी और वो भूख के मारे यहाँ पर भीख मांगने के लिए आई थी। असल में इसका नाम यांग है, वो यहाँ पर आई हुई थी, हम लोगों के बीच बातें हुई, मैंने इसे खाना खिलाया और उसके बाद जब मुझे पता चला कि इसकी इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है तो मैंने इसे यहीं पर रख लिया और बाद में हम दोनों के बीच प्यार हो गया और हम लोगों ने शादी कर ली। बाद में इसे एक लड़का हुआ जिसकी इस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई। बाकी लोगों ने ये भी पूछा कि तुम्हारे तो 8 बच्चे हैं और हमारे यहाँ पर होने वाली 1 चाइल्ड पॉलिसी का क्या हुआ। तो उसने यही बात बताई कि पहला बच्चा तो हॉस्पिटल में हुआ था लेकिन बाकी सभी बच्चों की इसकी यहाँ घर पर ही डिलीवरी हुई है। लेकिन उनके जितने भी बच्चे थे उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो पुलिस को ये शक होने लगा कि हो ना हो ये मानव तस्कर ही है। और धीरे धीरे कर ज्यादा से ज्यादा जब उन लोगों ने खोजबीन की तो उन्हें पता चलता है कि इसका नाम यांग नहीं जबकि मेई है। और जब ये सिर्फ 17 साल की थी तो इसके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया और ये अपनी माँ के साथ एक दूसरे शहर आ जाती है। वहां पर आने के 2 साल बाद ही इसकी एक लड़के के साथ शादी कर दी गई, लेकिन कुछ दिनों तक ये शादी यूं ही चलती है और उसके बाद इन दोनों के बीच नहीं बनती तो ये उसे तलाक दे देती है और वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। उस टाइम इसके पड़ोस में ही रहने वाले एक और व्यक्ति ने इसके माँ के साथ बातें की और उसने ये बात इसकी माँ को समझाई कि आपकी बेटी की एज लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। अगर अब ये शादी नहीं करेगी तो आगे ये शादी करने लायक नहीं रहेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद इसके साथ कोई शादी करेगा भी नहीं। तो मेरी पहचान में एक लड़का है, मैं उसके साथ इसकी शादी करवा सकता हूँ। मेई की माँ इस बात के लिए राजी हो गई और उस आदमी ने एक लड़के के साथ इसकी शादी भी करवा दी। लेकिन असल में वो जो आदमी था वो कोई और नहीं जबकि एक मानव तस्कर था और उसने मेई के साथ उसकी शादी नहीं करवाई जबकि मेई को उसे $620 में बेच दिया था। मेई वहां पर रहती है काफी दिनों तक, वो व्यक्ति उसके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करता है और बाद में उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से खरीदा है और अब तक मेई अपने घर से काफी ज्यादा दूर जा चुकी थी जिसके कारण वो अपनी माँ के पास वापस नहीं आ सकती थी। तो मेई ने एक रात ये डिसाइड किया कि वो इस जगह को छोड़कर रात को भाग जाएगी। वो इस बात में कामयाब भी रहती है और वो उस जगह से काफी दूर निकल जाती है जहां पर वो व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अभी भी उसे पेट भरने के लिए खाने की जरूरत थी तो वो जा पहुंचती है एक ऐसे होटल पर जहां पर कि एक कपल काम किया करता था और उन लोगों ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन लोगों ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ पर रहो, हमारी थोड़ी मदद वगैरह करवा दिया करो, बस उसके बदले हम तुम जो कुछ भी चाहोगी ओढ़ने पहनने के लिए या फिर रहने के लिए, खाने के लिए, हम तुम्हारी हर एक मदद करेंगे। और इस चीज को लेकर मैं भी काफी ज्यादा खुश हुई कि चलो एक ठिकाना मुझे मिल गया है और यहाँ पर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन उस होटल पर भी खाना खाने के लिए काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर आया करते थे जिन्हें मई काफी ज्यादा पसंद आई और उन लोगों ने उस कपल से बात की कि ये लड़की कौन है और क्या एक रात के लिए हमें ये लड़की मिल सकती है। जो
भी कुछ खर्चा आएगा हम लोग आपको दे देंगे। तो उस कपल ने थोड़ी देर डिस्कस किया और उसके बाद उन वर्कर्स से कहा कि हम लोग 1 रात या 2 रात का कोई झंझट नहीं रखना चाहते, अगर तुम लोग इस लड़की को चाहते हो तो परमानेंट ले जाओ। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी इस बात के लिए राजी हो गए कि हम लोग काफी सारे हैं, मिल बांट कर पैसा दे देंगे। तो उस कपल ने मेई को उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 400 रुपए में बेच दिया। वो लोग मेई को अपने साथ ले आते हैं और वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने साथ काफी दिनों तक रखते हैं। लेकिन जब वो लोग ये बात सोचते हैं कि इस लड़की को लाए हुए काफी दिन हो चुके और अब इसे कहीं और टिपा देना चाहिए, तो उसी टाइम वहां पर जा पहुंचता है टू ची मिन का फादर। असल में टू ची मिन का पिता इसे खरीद कर अपने घर पर लाया था ताकि वो इससे काम करवा सके, लेकिन धीरे धीरे कर उन लोगों ने घर का काम तो उससे करवाना जारी ही रखा, इसके साथ साथ उसे बच्चे पैदा करने की एक मशीन बना दिया। लेकिन लगातार बच्चे पैदा होते जा रहे थे और इसके शरीर में कमजोरी आ रही थी और इसे खाने पीने में भी इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं मिलती थी, तो इसके दांत गिरने लगे, इसके अंदर काफी सारे विटामिन की कमी आने लगी, जिसके कारण इसका इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि ये अपने दिमागी संतुलन को खोने लगी। और उसके बाद तो टू ची मिन ने इसे जंजीर से बांधकर उस कमरे में बंद कर दिया। वो अपने सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए उस कमरे में जाया करता था और उस टाइम मेई को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से खाना दिया जाया करता था कि वो जिंदा रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो तो शुक्र है कि वो टिकटॉकर वहां पर जा पहुंचा और वहां का जितना भी अंदर का नजारा था उन सारी चीजों को इसने रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो हो सकता है मेई अगले काफी सालों तक यूं ही उस कमरे में एक स्लेव की तरह बंधी रहती। एक स्लेव तो नहीं हम लोग बोल सकते, जबकि एक जानवर की तरह वो उसी कमरे में बंद ही रहती। ये सारा मामला अब सोशल मीडिया पर आ चुका था, न्यूज पर पूरे तरीके से फैल चुका था, लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये कि इतना कांड रचने के बाद भी टू ची मिन को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई, और उसमें भी आगे चलकर सजा को कुछ इस तरह से बांटा गया है कि अगर आप किसी महिला का अपहरण करते हैं तो वो एक जुल्म है, लेकिन उस अपहरण की हुई महिला को अगर आप लोग खरीदते हैं तो वो जुल्म नहीं। और इसी तरह के कुछ एक रूल वहां पर काफी सारे इलाकों में अलग अलग तरह से माने जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कुछ इस तरह के रूल्स के बारे में, और उससे भी बढ़कर टू ची मिन के बारे में, जिसने ये सारे कांड रचे और उसके बाद भी अपने आप को वो बचाने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह से उसने उस महिला को अपने कमरे में बंद करके रख रखा था, आखिरकार उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसके खत्म होते होते आप लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे कि अगर वो लोग थोड़ा सा और इस बात पर ध्यान दे लेते तो हो सकता है एक बंदे की जिंदगी उजड़ने से बच जाती। टाइम था 2006 का, जब हैदर क्वान 21 साल की हो चुकी थी और अब वो एरिजोना में एक कॉलेज स्टूडेंट थी। हैदर को जरूरतमंद लोगों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद था, जिसके कारण वो अपनी कॉलेज की छुट्टी के बाद अक्सर जा पहुंचती वहीं पर पास में रहने वाले गरीब बच्चों के पास, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे जो कि स्कूल में जाकर अपनी फीस भर पाए और आगे की पढ़ाई कर पाए। तो वो वहां पर जाकर अपनी कॉलेज की छुट्टी के बाद उन्हें पढ़ाया करती थी, और इसी तरह काफी सारे और भी जरूरतमंद लोगों की वो मदद किया करती थी। इस टाइम वो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली जैसे कि उसे मदद करने की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो उसके दिमाग में बचपन से ही ये बात थी जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और उसे न्याय की जरूरत है तो वो उसकी भी मदद करेगी। तो इसी तौर पर उसने लॉ की पढ़ाई करना शुरू किया। इसी तरह बड़े ही अच्छे से उसकी पढ़ाई चल रही थी। तो ऐसे में उसका कॉलेज उसके घर से काफी ज्यादा दूर था, तो वो वहीं कॉलेज के पास ही एक रूम रेंट पर लेकर रहा करती थी। ये यहाँ पर अकेली नहीं थी, जबकि इसके साथ इसका एक बॉयफ्रेंड 18 साल का रायन वॉलर भी इसके साथ रहा करता था। रायन ने अपने घर वालों को हैदर के बारे में सब कुछ बता रखा था कि वो इस तरह कॉलेज में पढ़ती है, हम लोग एक साथ रहते हैं, लिविंग में अब रह रहे हैं और आगे चलकर हम लोग अपना भविष्य भी एक साथ बनाना चाहते हैं। तो इसमें रायन के पिता को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोग बस हैदर से एक बार मिलना चाहते थे। रायन ने इसका भी प्रबंध किया और उसने कहा कि अब जो 25 दिसंबर क्रिसमस की रात आने वाली है, हैदर और रायन के घर पर जाने वाले थे, ताकि रायन की फैमिली हैदर से मिल पाए और उसके परिवार के साथ हैदर की बात हो पाए कि आखिरकार रायन ने किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोची है। रायन भी इस टाइम पढ़ाई ही कर रहा था और वो इस टाइम हैदर के साथ इसी रेंट वाले होम में रहा करता था। आज टाइम था 25 दिसंबर
2006 का, जब रायन ने ये प्रॉमिस अपने घर वालों से कर रखा था कि वो हैदर की मुलाकात अपने परिवार वालों से करवाएगा, लेकिन शाम का टाइम हो चुका था। हैदर के पिता ने, उसकी माँ ने घर पर सारी की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन अभी तक रायन हैदर को लेकर वहां पर नहीं पहुंचा था। उन लोगों ने थोड़ी देर और वेट किया, लेकिन रायन और हैदर जब वहां पर नहीं पहुंचे तो आखिरकार उन्होंने रायन के पास कॉल किया, लेकिन रायन ने अभी भी कॉल नहीं उठाया और वो लोग इस बात को लेकर परेशान होने लगे कि वो लोग अभी तक आए भी नहीं और ना ही वो लोग अपना फोन उठा रहे हैं। तो रायन के पिता ने उसकी माँ को समझाया कि बच्चे हैं, आते होंगे, हो सकता है वो रास्ते में कहीं रुक गए हों। लेकिन 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। जब इस बात को 2.5-3 घंटे बीत चुके थे तो रायन के पिता भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार वो लोग कहां पर रह गए होंगे। और रायन ऐसा कभी भी नहीं करता कि इस तरह आने के लिए बोल दे और उसके बाद वो आए ही ना। तो उसके पिता ने ये बात उसकी माँ से कही कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जाकर उसके कॉलेज में ही जहां पर वो दोनों रहते हैं वहां पर जाकर मैं उन्हें चेक करता हूँ। तो वो अपनी गाड़ी उठाकर जा पहुंचते हैं उसी घर में जहां पर वो दोनों रेंट पर रहा करते थे। रायन के पिता ने जब वहां पर जाकर देखा तो रायन की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। तो वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जाकर उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसके पिता और ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं और उन्होंने दोबारा से रायन के पास कॉल करना जब शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि अब की बार फिर से रायन उनका फोन नहीं उठा रहा। अब वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे, तो उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल किया और पुलिस को सारी की सारी बातों के बारे में बताया, किस तरह से उनका बेटा घर पर आने वाला था, लेकिन वो ना तो घर पर आए और ना ही वो अपने रूम पर हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर उन्हें चेक कर लिया है। वैसे उनकी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, लेकिन उन दोनों के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं कि आखिरकार वो कहाँ पर गए होंगे। और पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों को ढूंढने में उसकी मदद करे। पुलिस जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंचती है और पुलिस ने आते ही सबसे पहले यही बात देखी कि उनकी गाड़ी यहीं पर खड़ी है और हो ना हो वो अंदर ही होंगे, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। तो पुलिस ने उस घर में मौजूद खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की और जैसे ही पुलिस अंदर देखती है तो एक खिड़की ऐसी भी थी जहां से उन्हें पता चलता है कि अंदर एक बंदा है जो कि पैदल घूम रहा है। उन्होंने नॉक किया, बार बार में उस खिड़कियों को खटकाया, लेकिन जो बंदा अंदर घूम रहा था उसने किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं दिया। तो पुलिस ने आखिरकार यही डिसाइड किया कि अंदर एक बंदा है, वो दरवाजा नहीं खोल रहा और दूसरी तरफ 2 बंदे गायब भी हैं। तो हो ना हो इस घर में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते पुलिस वहां पर पूरे अपने तामझाम को लेकर आई हुई तो थी ही। तो उन्होंने उस दरवाजे को तोड़कर अंदर एंट्री ली और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि इस घर के अंदर रायन पैदल पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा है। पुलिस वालों ने रायन से बात करने की कोशिश की और रायन पुलिस वालों की तरफ देखकर उन्हें पूछता है कि आपको क्या चाहिए। पुलिस वाले बताते हैं कि आपके पिताजी काफी ज्यादा परेशान हैं और आप ना तो उनका फोन उठा रहे हैं और ना ही जब हम लोगों ने दरवाजे पर नॉक किया तो आपने ये दरवाजा खोला। और इसी तरह बातें करते करते पुलिस वाले जब उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी एक आंख बड़े ही बुरे तरीके से काली पड़ चुकी है। रायन सिर्फ यही बात बोलता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, मेरे पिताजी अगर मुझे बुला रहे हैं तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। और इसी तरह की काफी सारी और भी बहकी वो बातें कर रहा था। तभी पुलिस वालों की नजर वहीं सोफे पर लेटी एक महिला पर भी जाते हैं और जब उन लोगों ने वहां पर जाकर चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं जबकि हैदर ही है और ये अपनी जान गंवा चुकी है। इसके सिर में एक गोली मारी गई है और दूसरी तरफ अगर रायन को देखा जाए तो वो अपने घर में बड़े ही मजे से घूम रहा है। और ऊपर से जब पुलिस वाले उससे ये बात पूछते हैं कि आपने अपने पिता का फोन क्यों नहीं उठाया और वो आपको ढूंढ ढूंढ कर काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो हैदर उसी टाइम बोलता है कि ठीक है मैं वहां चला जाता हूं। लेकिन रायन का अब अपने घर पर जाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसके उस घर में जहां पर वो और हैदर साथ में रहा करती थी वहां पर एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं जबकि हैदर की ही है। तो पुलिस को यही बात समझ में आती है कि जब लास्ट टाइम इन्हें अपने घर पर जाना था तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी। हैदर ने इसके आंख पर शायद मुक्का मारा होगा जिसके कारण इसकी ये आंख इस तरह की हो चुकी है और दूसरी तरफ इसने गुस्से में इसके सिर में गोली मार दी। पुलिस वाले यही बात सोचकर हैदर की बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद रायन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। वो उसके बारे में कोई बात नहीं सोचते। चलो हैदर को तो गोली मार दी गई है, लेकिन रायन की आंख पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है और इसके नाक पर भी चोट लगी हुई है। इसे किस तरह की इंजरी आई होगी। और इसी तरह इसी हालात में पुलिस रायन को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहां पर ले जाकर वो लोग उसे एक खाली रूम में बैठा देते हैं और रायन अभी भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। पुलिस वाले जैसे ही रायन को उस रूम में छोड़ते हैं तो वो अपने आप ही एक सीट पर जाकर बैठ जाता है जहां पर आमतौर पर पुलिस वाले मुजरिमों
उनसे पूछताछ करते हैं। रायन बिना किसी हरकत के वहां पर जाकर उस चेयर पर बैठ जाता है और वहीं पर लगी एक हथकड़ी को अपने हाथ में लगा लेता है। पुलिस ने कोई बात नहीं कही थी कि तुम्हें ये हथकड़ी अपने आप को लगानी है या फिर कुछ और, जबकि वो ये सारा काम अपने आप करता जा रहा था। तभी पुलिस वाला वहां पर आता है और उससे पूछताछ करता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो कुछ देर बाद रायन कहता है कि नहीं। पुलिस वाला कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक डेड बॉडी मिली है। वो बॉडी हैदर नाम की एक लड़की की है। और क्या आप हैदर नाम की किसी लड़की को जानते हैं? तो रायन ने कहा कि मैं नहीं जानता। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि हैदर रायन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने यहाँ पर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि उसे नहीं पता कि हैदर कौन है। तो पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि रायन ये बात इसलिए बोल रहा है ताकि पुलिस वाले ये बात समझे कि ये तो हैदर को जानता ही नहीं और हैदर इससे रिलेट करती ही नहीं, तो इसे पुलिस वाले छोड़ देंगे और ये आराम से अपने घर पर जा पाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑफिसर ने रायन को याद दिलाते हुए कहा कि तुम हैदर को जानते हो, जरा अपने दिमाग पर जोर दो और तुम्हें वो याद आने लगेगी। तो रायन ने कहा कि हाँ, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम हैदर है और वो लगभग 15-16 साल की है। तो ऑफिसर सोचता है कि ये बंदा फिर से केस को उलझाने की सोच रहा है, क्योंकि जिस हैदर नाम की लड़की की बॉडी मिली है उसकी एज 15-16 साल की नहीं जबकि 21 साल की है। और इन्हीं बातों के बीच उस ऑफिसर का ध्यान रायन की आंख पर लगे उस निशान के ऊपर जाता है जो कि अब पूरी तरीके से काला पड़ने लगा था। ऑफिसर ने उस चोट के बारे में रायन से पूछा तो रायन ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे किस तरह से लगी। What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forgot why. ऑफिसर जब रायन से और ज्यादा पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि रायन के दिमाग में ये बात थी कि जो लड़की अब सोफे पर लेटी हुई थी असल में वो मरी नहीं थी जबकि वो जिंदा थी, वो जस्ट सो रही थी। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि उस लड़की के बारे में और तुम क्या जानते हो जो कि मर चुकी है। तो रायन कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो सो रही थी। तो वो ऑफिसर बताता है कि वो लड़की मर चुकी है। तो रायन थोड़ा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि क्या हैदर जो वहां पर लेटी हुई थी उसने अपनी जान गंवा दी? इस तरह के काफी सारे अटपटे सवाल वो वापस ऑफिसर से ही पूछ रहा था। Hey, Ryan, Huh? Huh? there's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch. She's dead. पुलिस उसके ऊपर और दबाव बनाती है और ये बात बोलती है कि अपने दिमाग पर जोर दो और आखिरी टाइम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था जरा एक्सप्लेन करके हमें बताने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे घर पर एक लड़की की जान जा चुकी है और तुम्हारा भी कुछ इस तरह का हाल है। तो रायन ने कहा कि ये सब कुछ रिची और उसके पिता ने किया है। पुलिस अब फिर से पूछती है कि अब ये रिची कौन है और उसने अपने पिता के साथ मिलकर तुम दोनों को क्यों मारा। अब रायन को थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी थी तो उसने ये बात बताई कि रिची अपने पिता के साथ हमारे वहां पर आया था और उसके बाद रिची और हैदर के बीच लड़ाई होती है जिनका बीच बचाव करने के लिए मैं आया था और उसके बाद रिची ने मेरे ऊपर गोली चला दी। एक गोली ऐसी थी जो कि मेरी आंख में लगकर सीधा का सीधा दिमाग से होकर पीछे निकल गई और दूसरी गोली ऐसी थी जो कि मेरे नाक को छूकर सीधी आगे निकल जाती है। उसने कुल मेरे ऊपर 4 गोलियां चलाई और उसका रिजल्ट जो आप लोग देख सकते हैं वो कुछ इस तरह का है। Well, these people came over, Richie and his dad, with shooting arrow, bow, and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those. That's it. They hit you and they hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows?
Mm-hmm. They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. पुलिस वाले अब थोड़ा सोचने लगते हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी आंख में गोली मारी और वो दिमाग को चीरते हुए पीछे निकल गई, जिसके बाद ये बिल्कुल जिंदा है और इस तरह हमारे साथ बातें कर रहा है। तो वो ऑफिसर फिर से गहराई से उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, जिसके बाद रायन ये बात बोलता है कि उसने पहले तो हैदर को गोली मारी और उसके बाद उसने मेरे ऊपर गोलियां चलाई। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर पुलिस वाले को एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये अपने बयानों से भी लगातार बदल रहा है और हो ना हो इसने ही वो सारे कांड रचे होंगे, जिसके बाद अब अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसी बीच पुलिस वाले इस बात को भी सोचते हैं कि शायद उसने जो इनके ऊपर गोलियां चलाई होंगी वो किसी एयर गन से चलाई होंगी, जिनसे नुकसान तो होता है लेकिन इतना भी नहीं जितना कि एक असली बंदूक से। Okay, they shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's Is it? it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If they revolver. shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. So you got shot first, Uh-huh. and what happened? Did you fall to the ground? Yeah, I was trying to get up and I couldn't. I don't Okay. know. And then she got shot? Mm-hmm. What did you do? Nothing. Did you call 911? Uh-uh. Did you see if she was alive? She was sleeping still, and that's it. I just let her sleep. She got shot in the side of the face and you let her sleep? Yes. This does not make sense, Ryan. इसी तरह वो लोग काफी देर तक रायन से पूछताछ करते हैं। रायन इसी तरह अजीबोगरीब बातें कर रहा था और पुलिस वाला भी पूरे तरीके से अब इस बात से तंग आ चुका था कि यार ये बंदा हर थोड़ी देर में अपने बयान बदल देता है और असल सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसी पूछताछ के बीच उस ऑफिसर की नजर पड़ती है रायन के चेहरे पर और वो देखता है कि आखिरकार यहाँ से इतना कुछ हो चुका है तो क्या मैं यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज देख सकता हूँ जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ। और उसने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रायन के सिर में अभी भी 2 गोलियां फंसी हुई थी। एक गोली ऐसी थी जो कि उसकी नाक को चीरकर उसके नाक में एक होल करके सीधी निकल जाती है और इसके अलावा 2 गोलियां उसके सिर में भी लगी हुई थी। Put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back. अब पुलिस को धीरे धीरे कर थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लगती हैं कि ये इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोनों गोलियां जो कि रायन ने अब बताई हैं वो इसके सिर्फ आंख में नहीं लगी, जबकि इसके दिमाग को भी थोड़ा सा डैमेज करके सीधी निकल गई। और अब के हालात कुछ ऐसे हैं कि ये पूरे तरीके से सुन पड़ चुका है और ये सिर्फ हाँ ना में जवाब दे पा रहा है और ना ही पुरानी चीजों के बारे में इसे कुछ पता है। तो उसने बाहर मौजूद और ऑफिसर्स को जाकर इस बारे में बताया और तुरंत वहां पर एक एम्बुलेंस का जुगाड़ किया गया। एम्बुलेंस वहां पर आती है और उसके बाद रायन को अपने साथ लेकर जाती है। Hey guys. Captain, you're not going to believe this one. I can't believe it either. You're right. I've already heard the story. I can't believe it. This is just my observations that this might be an entrance, this might be an exit, this might be into his eye. And he's acting like he has a serious head injury, which would make sense. पुलिस वालों को रायन से पूछताछ करते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था और जब वो पहली बार रायन को यहाँ पर लेकर आए थे तो वो काफी ज्यादा एक्टिव था अब के मुकाबले। और अब तो अगर उसे देखा जाए तो वो पूरे तरीके से नींद में घुसता जा रहा था, वो पूरे तरीके से सुन्न होता जा रहा था और किसी भी बात का जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहा था। तो उसे हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया जाता है और वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि इसके सिर में कुल 4 गोलियां मारी गई थी। एक तो ऐसी थी जो कि इसके नाक को चीर कर चली गई
और 3 गोलियां ऐसी थी जो कि इसकी आंख में लगती हैं और उसके बाद कोई तो किसी तरफ से निकल गई और कोई किसी तरफ से, और आखिरकार एक गोली ऐसी भी थी जो कि इसकी आंख से होकर इसके दिमाग को डैमेज कर देती है। रायन की काफी देर तक हॉस्पिटल में सर्जरी चलती है और उसके बाद डॉक्टर्स ने ये बात बताई कि इसके सिर में इन्फेक्शन गोलियों का काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण इसकी दोनों आंखें निकालनी पड़ेंगी और इसके दिमाग को भी पूरे तरीके से हम लोग ठीक नहीं बोल सकते, जिसके कारण हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये मेंटली तौर पर पैरालाइज हो चुका है और ये अपने किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि पुलिस वाले अगर जल्द ही इसे यहाँ पर ले आते तो हो सकता है इसकी एक आंख बच जाती और इसके दिमाग में भी इतना इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अब के हालात कुछ ऐसे थे कि रायन की दोनों आंखें निकाल दी गई थी, वो दिमागी तौर पर आधा पैरालाइज हो चुका था और अब उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके कारण उसे उसके घर वालों के पास भेज दिया गया। रायन इसी तरह अगले 10 सालों तक बिना देखे पैरालाइज होकर 10 साल बिताता है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में फैले इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता का यह कहना था कि जब पहली बार रायन उन लोगों को उस घर में मिला था, इस तरह एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाते हुए, उसी टाइम अगर पुलिस वाले उसे अपने साथ ना ले जाकर पूछताछ की बजाय उसे अगर हॉस्पिटल में लेकर जाते तो आज उनका बच्चा उनके साथ जी रहा होता। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना था कि उन्हें नहीं पता था कि ये एक विक्टिम है, अगर हमें पता होता तो हम लोग सीधा ही इसे हॉस्पिटल भेज देते। दूसरी तरफ पुलिस रिची और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है और जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा कुछ क्यों किया, तो पता चलता है कि रायन और हैदर के साथ उस घर में जहां पर कि वो लोग किराए पर रहा करते थे, रिची भी उनके साथ रहा करता था, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस घर में एक साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तो उन्हें कम किराया देना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हैदर और रिची के बीच लड़ाई हो गई और इसका बीच बचाव करने के लिए रायन वहां पर आता है, लेकिन तब तक हैदर ने रिची को काफी सारे चांटे लगा दिए थे और दिन में उनकी लड़ाई होती है, जिसके बाद रिची वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही शाम को वो वापस आता है तो हैदर ने उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और उसने ये बात कही कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम जाकर कहीं और रह सकते हो। लेकिन अब रिची काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, एक तो सुबह वाली पिटाई के कारण और दूसरा अब उसका सामान फेंक दिया गया और रायन भी लगातार हैदर की ही साइड ले रहा था। तो उसने अपना बैग उठाया और वो अपने पिता के पास जाकर सारी की सारी बातें बताता है। तो रिची और उसका पिता पूरी प्लानिंग बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी बंदूकें वगैरह लोड करके यहाँ पर इस घर में आ घुसते हैं। उन लोगों ने रायन के ऊपर हमला करने की बिल्कुल भी नहीं सोची थी, लेकिन वो जब हैदर को बचाने के लिए बीच में आता है तो उन लोगों ने उसके ऊपर भी गोलियां चला दी। बाहर गोलियां चल रही थी और जब तक हैदर इस बात से संभल पाती तो वो वहीं सोफे पर लेटी हुई थी, वहां पर रिची आ जाता है और उसने वहां पर आते ही सीधा उसके सिर में गोली मार दी। रिची का काम होते ही वो तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन अभी तक रायन को गोलियां लग चुकी थी और वो अपनी लगभग याददाश्त भूल चुका था। रिची और उसके पिता के ऊपर जब ये केस चलने लगता है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लोग इसी तरह के पहले भी काफी सारे कारनामे कर चुके हैं और अब उनके ये सारे के सारे काले चिट्ठों को इकट्ठा करके जब कोर्ट में पहुंचाया गया तो कोर्ट ने रिची और उसके पिता दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे दोस्तों यहाँ पर रिची और उसके पिता तो काफी कुछ करके जा ही चुके थे, अब रायन अधमरा होकर वहां पर घूम रहा था और उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो उन्होंने रिची के अधूरे काम को बिल्कुल पूरा कर दिया, क्योंकि वो लोग उसे सिर्फ आधा मार कर गए थे। लेकिन जब वो पुलिस के हाथ लगता है तो पुलिस उसे हॉस्पिटल नहीं जबकि अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे तो आप जानते ही हैं।